हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे जो है वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा कि ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन किस तरह से की जाए CSIR नेट और गेट के पेपर के लिए। तो उसकी सीरीज़ में मैंने आपको CSIR नेट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाई का, उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज जो है वो हमारी उसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में जो है मैं आपको गेट का डिस्कशन जो है वो करवाऊंगा कि गेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटजी रखी जाए और किस हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन किया जाए, क्या डिफरेंसेस होते हैं CSIR केमिकल साइंस के पेपर और गेट के पेपर के केमिस्ट्री के पैटर्न में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पैटर्न में, और उसको किस तरह से टैकल किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये बात कि अब हम जो है वो गेट और CSIR नेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशंस भी लेकर के मैं आपके लिए आ रहा हूँ और आपके लिए उसकी क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पर, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा और आप उसको अटेंड करें, क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएं, बड़ा आपका उसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जुड़ाव हो जाएगा। एक पैटर्न वाइज उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आपका फ़ायदा होगा। चलिए, तो आज जो है मैं आपको पहले से सीक्वेंस बता देता हूँ कि मैं आपको गेट के इस स्ट्रेटेजिक वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि पेपर में कितनी यूनिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं CSIR नेट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर आता है और गेट से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आता है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और फिर बाद में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों को किस तरह से टैकल किया जाए। ओके, चलिए। सो बिफोर दैट मैं आपको कोर्स पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है गेट के पेपर के लिए, उसमें कौन कौन सी यूनिट है। देखिए, पहली यूनिट है एक बहुत बड़ी यूनिट जैसे लिखी हुई है आपके सामने, स्टीरियोकेमिस्ट्री। दूसरी यूनिट जो है वो क्या है बेटा आपके लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। तीसरी यूनिट क्या है आपके लिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। उसके बाद कौन सी यूनिट है भैया, उसके बाद एक यूनिट है आपके लिए पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। उसके बाद कौन सी यूनिट है आपके लिए, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, यूनिट दिखा देता हूँ आपको ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। इसमें पहली यूनिट के बारे में मैंने आपसे बात किया, पहली यूनिट कौन सी थी भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक एक यूनिट भी डिस्कस करूँगा मैं आपके लिए। पहली यूनिट है आपके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की इस यूनिट में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पहली यूनिट है। उसके बाद आपके लिए जो है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म की यूनिट। रिएक्शन मैकेनिज्म की जो ये यूनिट है आपके लिए, उसके बाद आपके लिए जो यूनिट है वो है कौन सी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जूम करके मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक। स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म और सिंथेसिस। उसके बाद नीचे आते हैं जो हमारी इसके बाद की यूनिट मैंने आपको बताई अभी, वो कौन सी यूनिट है आपके लिए, वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री। जूम कर लिया आपके लिए मैंने कर रखा, देख लीजिए इसको, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री। उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स एंड देन उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूनिट्स हैं आपके लिए, बिल्कुल ये यूनिट्स हैं। अब पहले तो आप इसकी सिमिलरिटी को थोड़ा समझिए, सिमिलरिटी समझिए और थोड़ा सा इसके पैटर्न को समझिए, और कौन कौन से बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसकी तैयारी के लिए। देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, इवन मैं कहूँ 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका जिसको मैं कहता हूँ बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। दूसरा पार्ट है जिसको मैं कहता हूँ अप्लाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कि एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, मीन्स द स्टीरियोकेमिस्ट्री विच इज अप्लाइड टू द reaction mechanism as well as reagent as well as name reaction। और तीसरी सबसे एडवांस यूनिट जो है वो है आपकी एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस आपकी इनेंसियो सेलेक्टिव सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से उसकी एक ब्रांच है CSIR नेट में, और यहाँ पर भी इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के ब्रांच में इसके सवाल पूछे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो
इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जैसे कायरलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद और विदाउट कायरल सेंट्रेटेड, डिटरमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री इन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन स्टीरियोजेनिक कंपाउंड्स, होमोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप्स एंड फेसेस। यहाँ तक आप देखिए तो ये बेसिक है। बहुत सारी चीज़ें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं, चाहे वो आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो कायरल एक्सिस हो, चाहे वो कायरल प्लेन हो, चाहे वो हेलिकल प्लेन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जो है वो बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई बात हो, वो आपको CSIR नेट में भी मिलेगा और CSIR नेट के अलावा गेट के पेपर में भी मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए बेटा, उसका सवाल बहुत बेसिक होता है, तो बहुत कम चांस है आज की डेट में कि उसके सवाल पूछे जाएं। आते हैं सवाल, लेकिन वो घुमा फिरा करके लिंक करके आते हैं, एज इट इज़ नहीं पूछे जाते। अब जो है वो दूसरी बात है, जहाँ से देखिए आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस के नाम से यहाँ पर है। और इसके बाद जितना आप देख रहे हैं ना, चाहे वो कॉन्फिगरेशनल इफेक्ट हो, कन्फर्मेशनल हो, या जो भी है, या जो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का क्या यूज़ है, क्या पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी यहीं पर दिया गया है। वैसे तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन चूंकि अप्लाइड पार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का है तो यहाँ पर दिया गया है। तो आप समझिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में अप्लाई किया जाता हो, स्टीरियो सेलेक्टिविटी के फॉर्म में अप्लाई किया जाता हो, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के फॉर्म में अप्लाई किया जाता हो, किसी भी फॉर्म में अप्लाई किया जाता हो, क्रैम्स रूल हो, एंटी क्रैम्स रूल हो, फल्किना मॉडल हो, एंटी फल्किना मॉडल हो, कुछ भी हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री का जिमरमैन टेक्सलर मॉडल हो, या आपके आयरलैंड क्लेजन मॉडल हो, बहुत सारे स्टीरियोकेमिकल मॉडल्स होते हैं, हाउस मॉडल हो, ठीक, वो सब के सब जो है वो अप्लाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको आते हैं और CSIR के पेपर में भी पूछे जाते हैं और गेट के पेपर में भी पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा वेटेज जो होता है, जो गेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अप्लाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेक्शन और एसिमेट्रिक सिंथेसिस का सेक्शन। बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेक्शन भी पूछा जाएगा, बट वो कम सवालों के साथ पूछा जाएगा, उसके चांसेस कम होंगे आने के, क्योंकि वो बहुत जनरलाइज्ड पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके सवाल आपको थोड़े कम मिलेंगे। अब आते हैं हम जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म पे। देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, फिर इनके टॉपिक्स पर आऊँगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको मैं सही बताऊँ तो दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का होता है, जिसमें सिंपल बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स जुड़ी हुई कंस्टिट्यूएंट्स को पढ़ा जाता है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो, एप्लीकेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का क्या होता है, जो है वो उनका किस तरीके से जो है सॉल्वेंट में क्या इफेक्ट है, अलग अलग तरह के पैरामीटर्स के साथ क्या इफेक्ट है, वो बिल्कुल बेसिक बात है, वो पढ़ी जाती है। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं आपको सही बताऊं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो गया और एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। इन सब से आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो अप्लाइड पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा। उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होती है, उसका क्या यूज़ होता है, किस तरह से रिएक्शन में इसको अप्लाई किया जाता है, अलग अलग मैकेनिज्म्स में क्या कंपैरिजन होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब आप सीखने को आपको मिलेगा। इसके बाद सबसे बाद जब आप उसको अप्लाई करते हो तो उसके नेम रिएक्शन में और रिएजेंट्स में क्या यूज़ होते हैं, क्या एप्लीकेशन होते हैं, वो आपसे पूछा जाता है, तो वो एक अलग बात होगी। उसको इसमें अलग से यूनिट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, और वैसे भी नेम रिएक्शन और रिएजेंट के फॉर्म में अलग से पढ़ा जाता है CSIR में, तो वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहूँगा, CSIR का पेपर और गेट का पेपर जो पहले पैटर्न के हिसाब से था, वो CSIR का पेपर थोड़ा थ्योरेटिकल हुआ करता था और गेट का पेपर थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल हुआ करता था। उसमें जो है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो थोड़ी पूछी जाती थी। लेकिन अब दोनों में बैलेंस है, CSIR के पेपर में भी आता है और गेट के पेपर में भी आता है। आपको मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करवाऊँ तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको यूनिट मिलेगी। यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ इनका सा, बिल्कुल ये है, थोड़ा देखिए। एक तो बेसिक रिएक्शन कॉन्सेप्ट्स में मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक है। अब इस काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक में चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप इनोलेट ले लीजिए, चाहे रिएक्शन का स्टडी ले लीजिए, काइनेटिक स्टडी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टडी क्या होती है, आपस में क्या कंपैरिजन होता है, ग्राफिकल स्टडी क्या होती है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, वो सब चीज़ें। इसके अलावा देखिए बेटा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें एक थोड़ा सा आप देख रहे होंगे मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मिलेगा ये पूरा पूरा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। एक तो हैमंड्स पोस्टुलेट हो गया, कर्टिन हैमंड प्रिंसिपल हो गया।
हैमेट इक्वेशन, जिसको कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये CSIR के कोर्स में भी पूछा जाता है और नेट के कोर्स में भी पूछा जाता है। अब आपके क्लेडन में एक चैप्टर है मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, चैप्टर नंबर 31 है वो। अगर आपको मैं थोड़ा यहाँ से फोकस करवाऊँ तो देखिए इसमें पूरी यूनिट है, मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू आइसोलेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स एंड आइसोटोपिक लेबलिंग। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरी की पूरी जो है एक पूरी की पूरी एक यूनिट है, ये मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स एंड आइसोटोपिक लेबलिंग। यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म को पहचाना जाता है रिएक्शन में, उनकी क्या क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और हैमंड पास्टुलेट क्या होता है, कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल क्या होता है, जिसको आप हैमेट इक्वेशन बोलते हो। इसके अलावा जो है आपके वो आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है किसी प्रोडक्ट का या किसी इंटरमीडिएट का। जैसे अगर सपोज कि आप कार्बिन की बात करें तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो एक्सपेरिमेंटली कार्बिन्स को आइसोलेट करने के लिए, चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे कार्बेनायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे नाइट्रीन हो, चाहे बेंजाइन हो, चाहे एराइन हो, कोई भी इंटरमीडिएट हो, किस तरह से आप उसको पहचानते हो। उन सब का काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टडी क्या होता है, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है और वो ज़्यादा एम्फेसाइज करके पूछा जाता है गेट के पेपर में। नेट के पेपर में भी अब पूछा जाने लगा है, लेकिन वहाँ अब भी वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, वो आज भी पूछा जाता है किसमें, गेट के पेपर में। तो ये थोड़ा सा एक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना होगा। इसके अलावा देखिए बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन है तो वो दोनों जगह पर पढ़ा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कितनी मैकेनिज्म होती है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, E1CB क्या होता है, सिन एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, EI क्या होता है, कौन कौन से नेम रिएक्शंस जो होते हैं वो E1 से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से नेम रिएक्शन C2 से रिलेटेड होते हैं, कौन से रीजन C2 से रिलेटेड होते हैं, क्या डिफरेंसेस होता है, सिन पेरिप्लेनर एलिमिनेशन और एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज है, ये सब चीज़ें और उनका एक निचोड़, चाहे वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे मैकेनिज्म से रिलेटेड हो, चाहे नेम रिएक्शन से रिलेटेड हो, चाहे रिएजेंट से रिलेटेड हो, वो कंबाइंड वे में पूछा जाता है, चाहे वो गेट में भी हो चाहे वो नेट में भी हो, दोनों में। बाकी बेटा देखिए इसमें आप एक देख रहे होंगे रीअरेंजमेंट्स के नाम से एक चीज है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और देखेंगे ध्यान से आप एटम्स, और यहीं पे देखिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी कवर कर रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइंस, कार्बीन्स, नाइट्रीन, सेराइन, फ्री रेडिकल सब कवर कर लिया। आप क्या सोचते हैं छोटी छोटी यूनिट है ये, फ्री रेडिकल एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 39 क्लेडन में आपका जो है वो, अगर आप कैरोथर पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 पूरा एक अलग चैप्टर है कार्बीन का, फ्री रेडिकल का। इसी तरह से कार्बीन का भी पूरा अलग चैप्टर है, नाइट्रीन, बेंजाइन सब एक अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक। तो उनकी पूरी स्टडी करनी होगी आपको, तो वो एक कंप्लीट एक पार्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक पूरी यूनिट है, पूरे एक सेपरेट पार्ट है जिसको आपको अलग से पढ़ना होगा। तो मैं आपसे बोलूँ, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबका सब मैकेनिज्म का हिस्सा हो गया। उसको किस तरह से उसकी स्टडी किया जाता है, कौन कौन से रिएक्शन से जुड़े हुए होते हैं, कौन कौन से नेम रिएक्शन से जुड़े हुए होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट से जुड़े हुए होते हैं, वो आपको डिटेल्ड वे में पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे ग्रॉस वे में बात करूँ बेटा, तो क्लेडन में इससे रिलेटेड कम से कम 12 से 15 या करीब मैं कहूँ 20 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इर्द गिर्द घूमते हैं मैकेनिज्म और एडवांस्ड रिएक्शन मैकेनिज्म और उसकी सिंथेसिस से जुड़े हुए, ठीक। चलिए, तो ये मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि किस तरह से इसमें क्या डिफरेंस है, टेक्निकली क्या डिफरेंस है गेट में और नेट के पेपर में, और आपको कौन कौन से चैप्टर इनके लिए कवर करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करें। अच्छा देखिए मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स, इसका पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं हम क्लेडन में। देखिए तो चैप्टर नंबर 37 है पुरानी क्लेडन में, और नेम रिएक्शंस की बहुत सारी बुकें आती हैं, चाहे मुंडे पढ़िए, लाजलो कुर्ती पढ़िए, बहुत सारी नेम रिएक्शंस की बुकें आती हैं, हमारी चित्तम्बा सर की बुक भी आती है। तो आप कैसी भी बुक को फॉलो करिए, नेम रिएक्शन जो है वो उसकी यूनिट है, और नेम रिएक्शन में एक सबसे खास हिस्सा होता है बेटा जो आजकल बहुत टेक्निकली पूछा जाता है, वो है CC बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। CC बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस में कंडेंसेशन रिएक्शंस होता है, इसमें इनोलेट और इनॉल बेस्ड होते हैं, और एक होता है कपलिंग रिएक्शंस, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बेस्ड कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस चाहे सुजुकी कपलिंग हो, चाहे हेग कपलिंग हो, चाहे सोनो गजायरा कपलिंग हो, चाहे स्टीले कपलिंग हो, चाहे कोमाडा कपलिंग हो,
कोई सी भी कपलिंग आप पढ़िए, ग्लेजर कपलिंग हो, बहुत सारी कपलिंग रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसके सवाल नेट के पेपर में भी आते हैं और गेट के पेपर में भी आते हैं, और उनका सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 48 इनक्लेडन। ठीक, तो मैं आपको सीक्वेंशियल बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। अब अभी वेटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अभी मैं और आगे आता हूँ। अब आता हूँ मैं सिंथेसिस पे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे। सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। देखिए सिंथेसिस का मतलब सब कुछ, जिसमें रिएजेंट्स आए, नेम रिएक्शंस का कोई एप्लीकेशन आए, मैकेनिज्म का कोई एप्लीकेशन आए, सब कुछ मेरे टर्म्स में ये रिएजेंट है या रिएजेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चाहे वो इनोलेट हो, चाहे वो पेरिसाइक्लिक का कोई रिएजेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनोमेटालिक का कोई रिएजेंट हो, चाहे वो जो है वो इंटरमीडिएट्स का कोई रिएजेंट हो, चाहे वो किसी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से जुड़ा हुआ कोई रिएजेंट हो, एल्कीन एल्काइन से जुड़ा हुआ कोई रिएजेंट हो, सब का सब रिएजेंट जितना पड़ता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो, सब का सब रिएजेंट, मिसलेनियस रिएजेंट हो, वो इसी में आता है। और ये बहुत बड़ा पार्ट है, पूरी कैरोथर इसी पर बेस्ड है, उसी का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के जोएफल बुक पढ़िए, वो भी इसी पर बेस्ड है। सब कुछ जो सिंथेसिस है वो रिएजेंट ही होता है, रिएजेंट के इर्द गिर्द ही घूमता है, और यही सबसे ज़्यादा नंबरों की पूछी जाती है गेट में भी, और यही सबसे ज़्यादा नंबरों की पूछी जाती है नेट के पेपर में भी। अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर। अब एक देखिए सेपरेट यूनिट है पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। देखिए पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री ये यूनिट नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में अगर देखा जाए तो करीब 3 से 5 सवाल नेट के पेपर में पार्ट सी में से आ जाते हैं, कभी कभी गेट के पेपर में भी इससे काफ़ी सवाल आते हैं। तो आपको पेरिसाइक्लिक भी अच्छी तरीके से पढ़नी है, चाहे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो, चाहे वो साइक्लोएडिशन हो, चाहे वो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो इन रिएक्शन हो या इन रिएक्शन हो, वो आपको अच्छे से पढ़ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो ये आप पेरिसाइक्लिक पढ़ते हैं ना, वो सोचता है आदमी कि बस हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की कैटेगरी पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, बस हमारा काम बचेगा। ना 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 ना, आपको उससे जुड़े हुए रिएजेंट्स, उससे जुड़े हुए ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जुड़े हुए नेम रिएक्शंस, सब का सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं नेट और गेट दोनों के पेपर्स में। गेट और नेट के पेपर्स की स्ट्रेटजी में डिफरेंस यही होता है कि गेट में ऑप्शंस नहीं हैं, नेट में ऑप्शंस हैं। तो गेट में आपको सब करना होता है, इसलिए आपके पास ऑप्शंस कम होने की वजह से गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि गेट का पेपर में आप क्या करें, गेट के पेपर में आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आए। लेकिन मेरा ये मानना नहीं बेटा, मेरा ये मानना है कि आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आप जानते हैं कि आपको आता है, लेकिन आपको बस तुक्केबाजी नहीं करनी है, गेस वर्क नहीं चलेगा। आपको वही कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत रीच हो, क्योंकि आप सारा छोड़ के भी नहीं चल सकते। नहीं तो गेट में अगर अच्छी रैंक नहीं आएगी तो जो PSUs की जॉब हो, चाहे ONGC हो, चाहे NTPC हो, चाहे वो DRDO हो, चाहे IOCL हो, जो भी आपको जॉब लेती है ना, PSUs की जॉब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती हैं, आपको उसमें अच्छी रैंक की ज़रूरत होती है गेट के पेपर में। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। देखिए हेट्रोसाइक्लिक, मेरा मानना है, देखिए हेट्रोसाइक्लिक और बायोमॉलिक्यूल्स, ये एक हेट्रोसाइक्लिक तो देखिए मैकेनिज्म से जुड़ी हुई ब्रांच है। अब मैकेनिज्म से जुड़ी हुई ब्रांच है तो मेरा तो मानना ये है कि अगर कोई आपको मैकेनिज्म पढ़ा रहा है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की या थोड़ा बहुत फ्री रेडिकल रिएक्शंस की, तो उससे जुड़ी हुई जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इर्द गिर्द घूमती हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप वहाँ से पढ़ें, मैकेनिज्म बेस्ड पढ़ें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदामंद होगा। और इससे भी सवाल आपको आ जाते हैं, इससे जुड़े हुए नेम रिएक्शंस भी हैं, इससे जुड़े हुए रिएजेंट्स भी हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं, आपको आ सकते हैं। तो आपको ये ब्रांच नेट के हिसाब से भी पढ़नी है और गेट के हिसाब से भी पढ़नी है, और गेट के साथ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है, फोकस करके पढ़नी है। अब आती है बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट में आता है आपका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, यानी कि प्रोटॉन NMR या ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको आप कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं बायोमॉलिक्यूल्स की या मैं बात करूं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एज यूजुअल है बेटा, सबको पढ़नी ही होती है, चाहे वो UV हो, NMR हो, चाहे प्रोटॉन NMR हो, चाहे कार्बन 13 NMR हो। एक बात बिल्कुल बता दूं आपको मैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पूछी जाती है वो पूरी तरह से अप्लाइड होती है, रिएक्शन बेस्ड होती है। रिएक्शन डाल के भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट बनवा के भी पूछ सकता है, एज इट इज पूछ सकता है,
एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के पोर्शंस में भी जा सकता है जहाँ लोग नहीं जाते हैं, तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कवर करता है। यहाँ से आएगा आपको इससे सवाल, लेकिन उतने सवाल नहीं आते जितने सिंथेसिस के पार्ट से आते हैं। अब आपको मिलेगा बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स अक्सर लोग बोलते हैं रटने वाली चीज़, देखिए रटने वाली चीज़ तो है, लेकिन इसमें समझना भी बहुत कुछ है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी समझने वाली चीज़ें हैं। तो उसका एक पार्ट है अंडरस्टैंडिंग पार्ट, मैकेनिज्म रिलेटेड पार्ट, और एक पार्ट है रटने वाला पार्ट, जिससे वास्तव में रटना पड़ता है। तो उस पार्ट को आप सबसे आखिरी में रखिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और इस पूरी यूनिट को ही सबसे आप आखिरी में रखिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब मैं आपको गेट की स्ट्रेटजी के हिसाब से बता देता हूँ बेटा कि सबसे ज़्यादा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कहाँ पूछे जाते हैं। तो एज यू नो दैट बेटा कि गेट में दो सीक्वेंस हैं, एक आपका है MCQ पार्ट और एक है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप पार्ट। न्यूमेरिकल आंसर टाइप पार्ट में आपको जो है वो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकली वैल्यू होती हैं, उनको आपको भरना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ जो है वो MCQ पार्ट की, तो 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। माइनस मार्किंग वगैरह ये नो दैट थी क्या माइनस मार्किंग वगैरह होती है। अब आपको जितने भी सवाल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे बेटा, इतना समझ लीजिए कि अगर 100 नंबर का पेपर आपके लिए हो रहा है, तो 100 नंबर के पेपर में लगभग कभी कभी आपको 30 से 40% ऑर्गेनिक मिल जाती है, कभी कोई पार्ट ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर सवाल मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक सिंथेसिस और अप्लाइड स्टीरियो के इर्द गिर्द पूछा जाता है। मतलब पेरिसाइक्लिक भी कुछ नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ढंग से आ रहा है तो आप उसको सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सिंथेसिस रिलेटेड को नोट करके पूछ सकते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूँ तो सबसे ज़्यादा सवाल आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक सिंथेसिस से पूछा जाता है, जो कि गेट में भी पूछा जाता है और नेट के पेपर में भी पूछा जाता है। बस इतना डिफरेंस है कि वहाँ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ गेट के पेपर में ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट एक्यूरेटली मेजरमेंट के साथ होना चाहिए, तब आप इसको ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी यूनिट यहाँ अब भी रिएजेंट ही है, नेम रिएक्शन ही है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, ये तीनों यूनिट अब भी अपने आप को डोमिनेट कर रही हैं हर जगह पर। हेट्रोसाइक्लिक में भी रिएजेंट है, पेरिसाइक्लिक में भी रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक में भी नेम रिएक्शन है, हेट्रोसाइक्लिक में भी नेम रिएक्शन है, बायोऑर्गेनिक में भी नेम रिएक्शन है, जो भी कार्बन नाइट्रोजन बेंजाइम में भी नेम रिएक्शन है, हर जगह नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स। तो आपको वहाँ पर जाकर के उसको अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री के तीनों हिस्सों को आप 3 ऑर्डर में पढ़ते हैं। बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री मान लेते हैं, वहाँ से सवाल ही नहीं पूछा जाता, ठीक, बहुत कम सवाल आते हैं। इसके अलावा अगर आएगा भी तो 1 नंबर के सवाल में आ जाएगा, बहुत तरह यार, वो भी पूछा जाएगा। तो और अप्लाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री, चाहे वो मैकेनिज्म में हो, चाहे रिएजेंट में हो, चाहे नेम रिएक्शन में हो, चाहे एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हो, वो पूछा कहाँ जाता है, वो पूछा जाता है आपसे 2 नंबर के सवालों में, और गेट के में भी पूछा जाता है और नेट के पेपर में पूछा जाता है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो क्लेडन से फोकस्ड हैं इसमें, मैं आपको उनके बारे में भी अभी लास्ट में बताता हूँ। तो ये सबसे बड़ी यूनिट हो गई। उसके बाद फिर आपको पढ़ना क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट और पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। मेरे हिसाब से पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री को पहली प्रायोरिटी में रखिए इनके बाद, उसके बाद फिर हेट्रोसाइक्लिक को रखिए, फिर बायोऑर्गेनिक को रखिए, ठीक। और फिर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, और या जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है वो तो वर्सेटाइल है, वो तो सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उसको अलग यूनिट की तरह आप ट्रीट कीजिए, उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये एक कंपैरिजन है ओवरऑल और एक स्ट्रेटजी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको गेट के लिए अटेम्प्ट करवाना है तो आपको सबसे ज़्यादा लोड लेना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म पे, फिर रिएजेंट्स और नेम रिएक्शंस पर बैलेंस बनाना होगा। और आप कोई भी यूनिट पढ़ें, चाहे हेट्रोसाइक्लिक की पढ़ें, चाहे वो पेरिसाइक्लिक की पढ़ें, चाहे वो फोटोकेमिस्ट्री की पढ़ें, चाहे वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की पढ़ें, हर एक यूनिट में आपको अप्लाइड रहना पड़ेगा, चाहे वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिलेटेड अप्लाइड हो, चाहे वो रिएजेंट के रिलेटेड अप्लाइड हो, चाहे वो नेम रिएक्शन के रिलेटेड अप्लाइड हो, उसकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, कपलिंग रिएक्शंस, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शंस, चाहे वो नेम रिएक्शंस के फॉर्म में आते हो, चाहे वो रिएजेंट्स के फॉर्म में आते हो, वो बहुत पूछे जाते हैं, उनके सवाल आते ही आते हैं, नेट के पेपर में भी और गेट के पेपर में भी। विद द कोरिलेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कभी कभी आ जाता है, स्पेशली डेडिकेटेड टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी,
तो उस पर आपको खास ध्यान रखना है। कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं, जैसे हेटेरोसाइक्लिक के आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे क्लेडन में, वो दोनों का सॉल्यूशंस आप देखिए। क्लेडन के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं, जो नेम रिलेशन से रिलेटेड हैं, जो है वो रीजेंट से रिलेटेड हैं, वो मैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, ठीक। और वो सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस जो है वो मैं अपने कोर्स के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के साथ इंटीग्रेट करके आपको प्रोवाइड करूँगा। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको पता है, द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप है मेरा, उसके साथ चलता है, तो वो आपको उसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में वो मिलेगा, आप जा कर के उसको वहाँ ले सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियरली डिस्कस करूँ, बहुत ही क्लियरली बताऊँ बेटा, वो ये कि गेट और नेट के पेपर में केवल तैयारी के तरीके में इम्पोर्टेंस होता है, तैयारी के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन जितना लेंदी नेट का पेपर होता है उतना लेंदी गेट का पेपर नहीं होता। और गेट के पेपर को अगर टू द पॉइंट स्ट्रेटेजिक मैनर में जाके कवर किया जाए और एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा जाए कि कहाँ ज़्यादा वेटेज होना चाहिए, कहाँ कम होना चाहिए, कहाँ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कहाँ कम पढ़ना चाहिए। अब गधे होते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं मानता हूँ, देखिए प्लीज़ मेरी लैंग्वेज को जो है आप जो है वो बुरा मत मानिएगा, मेरा ये एक पर्सनली इंटेंशन है। मेरे हिसाब से मूर्ख है वो बच्चा जो इस बात को समझ नहीं रहा है कि भाई हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ एक महीना पर लगा दे रहा है, 2 महीना लगा दे रहा है, जहाँ से सवाल एक भी नहीं आते हैं, और उन ब्रांचेस को अनटच छोड़ दे रहा है ये सोच करके कि इसमें से यार बड़ा कठिन है, हम कैसे पढ़ें, वहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं ऐसे को तो मूर्ख ही कहूँगा, ठीक। और हम लोग टीचर हैं तो क्लास में कभी कभी इस तरह से भी बोलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है बेटा, कि अपना दिमाग खोल करके तैयारी करें, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, उस पर थोड़ा सा कम फोकस रखें जहाँ से सवाल थोड़े कम आते हैं, लेकिन आपका ऑन एंड ऑन फोकस बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। गेट के लिए टू द पॉइंट, एक सवाल भी अटैम्प्ट आप कर रहे हैं, एक सवाल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी जगह पर ज़्यादा, कौन सी जगह पर कम, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया गेट की स्ट्रेटजी और नेट की स्ट्रेटजी में। अच्छा, इस सिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ। इस सिमेट्रिक सिंथेसिस की जो ब्रांच है वो एक बड़ी यूनिक ब्रांच है बेटा। डिस्कनेक्शन अप्रोच की ब्रांच भी बहुत यूनिक ब्रांच है। बहुत सारी बुकें हम लोग पढ़ते हैं जो डिस्कनेक्शन से रिलेटेड होती हैं, स्पेशली होती हैं, टारगेटेड होती हैं। सिंथॉन्स अप्रोच है, आम्पोलंग अप्रोच, रेट्रोसिंथेटिक डिस्कनेक्शन है, वो सब के सब सिंथेटिक इक्विवेलेंट अप्रोच, काइनेटिक रेजोल्यूशन अप्रोच, उस सब की सब अप्रोच हर जगह बुकों में मिलती नहीं है। रिटन में भी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो उनसे रिलेटेड कंटेंट भी डेडिकेटेड मैनर में अगर आपको कहीं मिलता है उसको पढ़िए, क्योंकि उससे सवाल आपको पूछे जाते हैं। और यूनिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जो रिसर्च से रिलेटेड होती है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। गेट और नेट का जो एक कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा वो भी समझ में आ गया होगा। और लास्टली मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बात अनाउंस कर रहा हूँ, सुनिए बात। वो ये कि अब मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब का जो ये प्लेटफॉर्म है मेरा, और मेरा जो द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर तो देखिए कोर्स चल ही रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लोग जुड़ भी रहे हैं हमसे, उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं क्लेडन और कैरूथर का वीडियो सॉल्यूशंस तो मैं बना ही रहा हूँ, आपका चल ही रहा है। क्लेडन का आपको मैंने एक चैप्टर आपके सामने रहा, मैं कैरूथर का भी आपको एक चैप्टर लेकर के आऊँगा, आपको थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लगेगा। वहाँ पर मैं आपको रिएजेंट्स का एक चैप्टर लेकर के आऊँगा जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पर चुन चुन के पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो मैं आपसे बात करूँ बेटा, एक छोटी सी बात करूँ, तो ये मैंने आपसे गेट की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली और केमिस्ट्री के कोर्स से रिगार्डिंग, उसको आप समझ भी गए होंगे, कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा आपको, और डिसिमिलरिटी भी समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे एक छोटी सी डिस्कशन करता हूँ, वो ये कि आप जो है अब किस तरीके से हमारे इस चैनल पे आगे बढ़ेंगे, या हमारे साथ हमारे इस कोर्स में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक तो हमारा है क्लेडन और कैरूथर का वीडियो सॉल्यूशन, वो चल ही रहा है हमारा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ होगा, कौन सा चैप्टर किस जगह पर इंपॉर्टेंट होगा, मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नेमरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर रिएजेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं बताता हुआ चलूँगा आपको। और जो इंपॉर्टेंस बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं सभी लोगों के लिए रखूँगा,
अपने इस प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म तो फ्री है, सबके लिए रहेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए जो आ रही है वो आ रही है क्या, वो आ रही है आपके लिए प्रीवियस ईयर नेट के और गेट के जो पेपर्स हैं उनका ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन, और उनके सवालों का सिमिलरिटी के साथ और कौन कौन सा सवाल हो सकता है, उसके लिए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीका रखा है, वो है ऑर्गेनिक टेस्ट सीरीज, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज। ये हमारा लाइव क्लास होगा जो पहले से प्री अनाउंस्ड होगा। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं आपको अलग अलग यूनिट्स उठाऊंगा और उन यूनिट्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज बनवाऊंगा आपके लिए। खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, लाइव दे दूंगा सवाल, 20-20, 25-25 सवाल लेकर के लिए आपके लिए आया करूंगा। आपको धुआंधार सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितना सवाल आप प्रैक्टिस कर सके, मज़ा आपको आ जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरह से सवालों को जो है वो कम से कम समय में अटेम्प्ट किया जाता है। अगर सवाल कोई जो है 10 मिनट में अटेम्प्ट करता है तो 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके तरीके होते हैं, वो मैं आपको उसके लिए लेके आऊँगा। ये आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर फ़ायदा भी होगा। और ये गेट और नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, और क्लेडन और कैरोथर का वीडियो सोल्यूशन होगा। देखिए, मैं ये तो आपके लिए रखूंगा, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो रखूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, जो रेगुलर मैं आपको इंटरवल के साथ लेकर के आता रहूँगा। लेकिन नेट और गेट का वीडियो सोल्यूशंस और क्लेडर और कैरोथर का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको मेरे द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप पर जा करके मिलेगा, और वहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा ऐप, तब आपको पूरा एक्सेस मिलेगा उसका। लेकिन मिलेगा, कोर्स के साथ इंक्लूड करके मिलेगा बेटा। कोर्स मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उसके साथ इंक्लूड करके मिलेगा आपको। ठीक, सेपरेट भी आप चाहेंगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन इंक्लूड करके आपको ज़्यादा फायदा होगा, और ये आपके लिए रहेगा मेरे हिसाब से। इसके वीडियो सोल्यूशंस भी मैं कैरोथर का एक चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा। और अब आपको रिएजेंट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मैं पहले नेम रिएक्शंस और फिर रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस का चैप्टर और फिर रिएजेंट्स का चैप्टर लेकर के आऊँगा, और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या ज़बरदस्त बात होती है रिएजेंट की और न्यूमरेशन की। रिएजेंट को इतना हल्का मत समझिए आप कि रिएजेंट में बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए बात खत्म हो गई। ना 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 ना, रिएजेंट जान है, और रिएजेंट कैसे पढ़ा जाता है उसका भी तरीका होता है, और मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस झोंक दूंगा आपको समझाने में उसके लिए। बस आप जुड़े रहिए मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स किस तरह से जो है प्रतीक्षा डील करते हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से पढ़ाते हैं वो, किस तरीके से समझाते हैं। और उसके लिए कुछ करना नहीं है बेटा आपको, उसके लिए बस इतना करना है कि उसको सजेस्ट कीजिए हमारे इस चैनल के बारे में, उसको सजेस्ट कीजिए कि वो हमें फॉलो करे। टेलीग्राम पे जा सकता है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जो है वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन कर सकता है। बस वो हमसे जुड़े किस तरीके से, अगर वो जुड़ेगा तो जानेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आसानी से चुटकियों में उसको निपटाया जा सकता है। ओके, समझ में आ गई हुई मेरी आपको। आज के इस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसमें मैंने आपको गेट से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में बताया, और गेट की स्ट्रेटजी नपी तुली होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए, प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बेटा वो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ है क्वेश्चंस की, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसके बारे में बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आए ना आए उनकी अपनी मर्जी है, अपना तरीका है, लेकिन अगर वो आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो उनका डर है वो ख़त्म हो जाएगा और उन्हें प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड डे।